हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम एंड ओवरव्यू। यानी कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरव्यू ऑफ एन एल्गोरिथम। बेसिकली हमारा जो आज का सेशन का पार्ट होगा, जो हमारे कंटेंट ऑफ द सेशन है, हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन एल्गोरिथम। फिर हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, आपके स्क्रीन पर लाइन है व्हाट इज एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की अगर हम बात करें, बेसिकली एल्गोरिथम में होता क्या है, इसमें कुछ एन नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस कोड किए हुए होते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस का कोई ना कोई एक ऑर्डर होगा, यानी कि वो कोई ना कोई एक ऐसे लॉजिकल या मैथमेटिकल ऑर्डर में लिखे गए होंगे सो दैट हम किसी टास्क को इम्प्लीमेंट कर पाए, सॉल्व कर पाए। यानी कि आप देखेंगे कि an algorithm is a finite set of instructions or logic which is written in order to perform or execute a predefined task। मतलब कि हमें सपोज दैट कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या कोई टास्क अगर हमें हमें कोई गिवन है, तो उस टास्क को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन हम लिखेंगे इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ लॉजिक, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और फिर जब वो इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट किए जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक टास्क जो हमें इनिशियली गिवन थी उसका एक सॉल्यूशन आएगा। तो एल्गोरिथम बेसिकली इसीलिए लिखा जाता है, एल्गोरिथम बेसिकली इसीलिए यूज में लिया जाता है सो दैट हम एक गिवन टास्क को एग्जीक्यूट करवा पाए टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। और इस एल्गोरिदम के अंदर बेसिकली जो हम टास्क का सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय परफॉर्मिंग सम इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर रिटन इन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। अब आप देखें, द मेन पर्पस ऑफ डिजाइनिंग द एल्गोरिथम इज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय मींस ऑफ वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स। यानी कि जब कभी भी हम एल्गोरिथम लिखेंगे या जब कभी भी हम एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर कुछ एन नंबर ऑफ स्टेप्स होंगी। हर एक स्टेप, हर एक इंस्ट्रक्शन सेट का एक कोई ना कोई मीनिंग होगा, यानी कि वो बिल्कुल एक वेल डिफाइंड मैनर में कोड किया गया होगा, को लिखा गया होगा। और यही इसका पर्पस है कि इंस्ट्रक्शंस को हम इस तरीके से वेल डिफाइन करके एल्गो का पार्ट बनाएंगे सो दैट कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। Every algorithm will have a particular data structure depending upon the type of requirement। अब बात आती है, क्योंकि हमने पिछले सेशंस में डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया अबाउट द ओवरव्यू ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इट्स टाइप्स। सो जब कभी भी कोई एल्गोरिदम डिजाइन किया जाएगा तो उसमें कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर्स जरूर चूज किया हुआ होगा, सेलेक्ट किया गया होगा, क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर्स का जो सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ द रिक्वायरमेंट और type of the solution which we are going to डिजाइन इन एन एल्गोरिदम फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। तो जब कभी भी आप एल्गो डिजाइन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो आपका मेन डिसीजन होगा कि आप किस डेटा स्ट्रक्चर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। It is not a complete code or program, it is just a logic or solution of the problem under consideration which is expressed as a high level informal description called pseudocode or as a diagram called flowchart। मतलब जब आप एल्गो के बारे में बात करते हैं तो ये किसी भी प्रॉब्लम का कंप्लीट कोड नहीं हो सकता, कंप्लीट प्रोग्राम हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। बस इसका जो मेन काम है वो यही है कि ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट करना चाहे या जो लॉजिक हम यूज करना चाह रहे हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस लॉजिक को ये हाईलाइट करेगा। इसके दो तरीके हैं बेसिकली, एक तरीका तो है सूडो कोड की फॉर्म में और एक तरीका है फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अब सूडो कोड की अगर हम बात करें तो सूडो कोड बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम होता है, यानी कि स्टेप्स होती हैं इसमें कुछ कोड और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे क्या हमें सॉल्व करना है उसका जो लॉजिक है उसको इन्होंने सूडो कोड के अंदर लिख देना होता है। सूडो कोड में वन बाय वन कुछ स्टेप्स लिखी गई होती है। लेकिन जब हम बात करें फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट बिल्कुल अपोजिट ऑफ द सूडो कोड है, इसमें कोई हम स्टेप्स नहीं लिखते, जस्ट हम इसमें डायग्राम्स का यूज करते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखते हैं कि इफ वी आर गिवन अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू विच वी आर गिवन प्राइस ऑफ वन आइटम एंड वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ सिमिलर एन आइटम्स। मतलब हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है जिसके अकॉर्डिंग हमें वन आइटम की प्राइस गिवन है और हमें उसी तरीके की यानी कि सेम एन नंबर ऑफ आइटम्स की प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो फॉर दैट वी मे यूज अबव मेंशन टू वेज, यानी कि डेवलपिंग सूडो कोड और ड्राइंग अ फ्लो चार्ट।
of the particular problem. तो before अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम हम जो यूज़ करते हैं बेसिकली इसका मेन मोटिव यही है कि जो आपको प्रॉब्लम गिवन है आप उसका एक लॉजिक हाईलाइट करता हुआ एक ऐसा आप कोड डेवलप कर लीजिएगा या आप एक ऐसा डायग्राम बना लीजिए सो दैट आप उसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप उसे कोड करने के लिए जाते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप उसको प्रोग्राम बनाने के लिए जाते हैं तो आप उसको इजीली कोड कर पाएं टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, टू डेवलप द सॉफ्टवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसी के लिए आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका है एल्गोरिदम, जो कि मेनली हम इसीलिए यूज में लेते हैं सो दैट हमारा जो प्रॉब्लम गिवन है उसका हम लॉजिक लिख पाए बाय मीन्स ऑफ सम इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन। और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम के अंदर होंगे वो एक लिमिट के अंदर होंगे, यानी कि कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बाद हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बेसिकली एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो ये प्रोग्रामिंग से जस्ट पहले की स्टेप है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो आप उसका एक बेसिकली एक बेस्ट एल्गो आप डिजाइन कर लीजिए सो दैट आप जब उसे किसी भी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप उसे कोड करने के लिए जाते हैं तो आप इजीली वो काम कर पाएं और हमें हमारी प्रॉब्लम या जो टास्क हमें गिवन है उसका सॉल्यूशन मिल पाए। तो अब आप देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो हमारा पिछली एग्जाम्पल था उसका एक सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ सूडो कोड और इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट। हमें क्वेश्चन गिवन था या हमें टास्क गिवन थी कि आपको ये पता लगाना है कि भाई अगर आपको एक आइटम की प्राइस गिवन है और आपको मल्टीपल आइटम्स का प्राइस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें होना चाहिए कि हमारे पास वन आइटम की प्राइस हो, यानी कि हम लिखेंगे रीड प्राइस ऑफ वन आइटम। आफ्टर दैट जब हमने वन प्राइस के आइटम हमने रीड कर लिया है, क्योंकि अगर हमारे पास वन आइटम की प्राइस ही नहीं होगी तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन लिखा कि रीड प्राइस ऑफ वन आइटम। फिर हमने क्या किया सेकंड स्टेप में रीड नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि जो एन हमारे पास आइटम्स है हम उसकी वैल्यू यूजर से इनपुट करवा रहे हैं सो दैट हम कैलकुलेट कर पाए टोटल प्राइस। फिर हमने फॉर्मूला लगाया टोटल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब आप देखेंगे कि जो हमारी ये क्वेश्चन थी, हमारी जो टास्क थी, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हम कैसे इनपुट्स में दो वैल्यूज लेकर के और कैसे हम फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। फिर हमारे पास जब टोटल प्राइस का फॉर्मूला आ चुका है, टोटल प्राइस का फॉर्मूला हमने लिख दिया, तो उससे जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, यानी कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ टोटल प्राइस ऑफ एन नंबर ऑफ आइटम्स। यानी कि अब आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम हमें पिछले स्लाइड में एग्जांपल में गिवन थी उसका हमने छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन सेट तैयार कर दिया है जिसमें वन बाय वन स्टेप्स आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। अगर हम वन आइटम के प्राइस एग्जीक्यूट रीड करवाते हैं तो उसके बाद हमने जस्ट एन नंबर ऑफ आइटम्स की वैल्यू ली, यानी कि एन आइटम्स जो हमारे पास होने वाले थे हमने उस एन वेरिएबल की वैल्यू हमने रीड करवाई। जब हमारे पास ये दोनों अवेलेबल हो गए उसके बाद हमने फॉर्मूला राइट किया और फॉर्मूला से जो हमारे पास रिजल्ट आया, जो वैल्यू आई, उसको हमने लास्ट स्टेप में प्रिंट करवा दिया। तो ये तो था सूडो कोड के फॉर्म में हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर हम इसी चीज को फ्लो चार्ट के फॉर्म में करें तो आप देखेंगे कि हमने सबसे पहले क्योंकि स्टार्ट यूज किया जाता है, स्टार्ट सिंबल यूज किया जाता है फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग के लिए, उसके बाद हमने वन बाय वन जो हमारी स्टेप्स थी हमने उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट स्टेप को हमने रीड प्राइस ऑफ वन आइटम के साथ यूज किया। फिर हमने ड्रॉ किया डायग्राम टू रीड द नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि एन की वैल्यू हम यहाँ पर रीड करवा रहे हैं। उसके बाद जब हमारे पास दोनों इनपुट्स अवेलेबल हैं, प्राइस ऑफ वन आइटम एंड नंबर ऑफ आइटम्स, तो फिर हम टोटल प्राइस की मदद से उसे हम कैलकुलेट करवा रहे हैं और लास्ट में हम फिर उसे प्रिंट करवा देते हैं। और प्रिंट करवाने के साथ ही जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो हमारा एल्गो यानी कि हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो गया। तो इस स्लाइड में आपने देखा कि कैसे हमने एक टास्क को दो तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया उसके सॉल्यूशन को। एक सॉल्यूशन था सूडो कोड और दूसरा सॉल्यूशन था आपका फ्लो चार्ट। तो ये दो तरीके थे जिनकी मदद से हम एक एल्गो को डिजाइन कर सकते हैं सो दैट किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर पाए बाय मींस ऑफ some finite instructions which are written in order to solve a particular problem according to the logic। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें
आपकी स्क्रीन पर है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें किसी भी एल्गोरिथम की, तो पहला प्रॉपर्टी आपके सामने है इनपुट, यानी कि देयर शुड बी जीरो और मोर इनपुट्स प्रोवाइडेड टू द एल्गोरिथम एक्सटर्नली। यानी कि कोई भी एल्गो जब आप डिजाइन करते हैं तो वो तभी एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा यदि हम उसे कोई इनपुट प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले एल्गो में देखा था, पिछले एग्जांपल में देखा था कि हमारे टास्क थी कि हमें एन नंबर ऑफ आइटम्स की प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमने वन आइटम की प्राइस और एन आइटम्स की वैल्यू, हमने ये दो वैल्यूज एज अ इनपुट एल्गो को प्रोवाइड करवाई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसका है आउटपुट। और आउटपुट में है देयर शुड बी वन आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्गोरिथम। यानी कि कोई भी एल्गो जब आप डिजाइन करने के लिए जाते हैं तो उसका कोई ना कोई फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, फाइनल आउटपुट आना चाहिए, अदरवाइज वो एल्गोरिथम कोई काम का नहीं होगा। फिर है डेफिनेटनेस, यानी कि ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड एंड देन लीड टू द वन मीनिंग। यानी कि जब आप कोई भी एल्गो की स्टेप्स की बात करें तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए और वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंफ्यूजिंग लगे, और उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। जैसा कि हमने एल्गो में पिछले हमने हमारा जो एग्जांपल था उसका हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप में हमने एन जो प्राइस वन आइटम के प्राइस को हमने रीड करवाया था, सिंपल वर्ड्स में हमने लिख दिया था, कोई भी हमने वहाँ पर सिंटेक्स फॉलो नहीं किया था। और दूसरी बात, जब हमने सेकंड स्टेप में गए थे तो हमने एन आइटम्स की वैल्यू रीड करवाई, उसके बाद हमने टोटल प्राइस का फॉर्मूला लगाया और लास्ट स्टेप में हमने रीड करवाया। तो हमारे एग्जांपल की जो एल्गो हमने डिजाइन की थी उसमें हर एक स्टेप वेल डिफाइंड थी और क्लियरली उसका कोई ना कोई मीनिंग था। अब हम बात करते हैं फाइनाइटनेस, यानी कि देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम। यानी कि कोई भी एल्गो जब आप डिजाइन करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उसमें एन नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स होनी चाहिए, और वो स्टेप्स जरूरत से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतनी ही जितनी रिक्वायरमेंट है लॉजिक को बिल्ड करने के लिए आपके अकॉर्डिंग, वो उतनी ही स्टेप्स उसमें आनी चाहिए। अननेसेसरी स्टेप्स हमें उसमें नहीं डालनी चाहिए। करेक्टनेस, देयर शुड बी अ करेक्ट आउटपुट जनरेटेड एट एवरी स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिकॉज हर एक स्टेप से एक करेक्ट आउटपुट अगर जनरेट होगा, सो दैट वो आउटपुट क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए इनपुट का काम करेगा। यानी कि अगर हम बात करें हमारे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हमने हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि हमें वन आइटम की प्राइस इनपुट करवानी थी। यदि हम उसे ही रॉन्ग इनपुट कर देते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन आएगा वो गलत आएगा। या फिर अगर हम वन आइटम की प्राइस हमने अगर सही इनपुट कर दी और अगर हम एन आइटम की प्राइस गलत डाल देते वहां पर, तो भी हमारा आउटपुट गलत ही आता। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब आप एक एल्गो डिजाइन करते हैं तो हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक स्टेप पर जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट तभी सही आ पाएगा जब हम उसका वेल डिफाइंड हम उसको मैनर में कोड डिजाइन करेंगे। तो आउटपुट ऑफ एवरी स्टेप शुड बी क्लियर और करेक्ट। feasibility, an algorithm must be terminated after the finite number of steps। यानी कि कोई भी एल्गोरिथम जब आप उसको डिजाइन करते हैं और स्टार्ट हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए आफ्टर सम एग्जीक्यूटिंग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कि कोई भी एल्गोरिथम जब हम डिजाइन करते हैं तो उसका इनपुट जब उसको मिल जाता है तो प्रोसेसिंग होने के बाद वो टर्मिनेट होना जरूरी होता है। यानी कि एक शॉर्ट वे में लिखा गया एल्गोरिथम जब कुछ एन नंबर ऑफ इनपुट्स को प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, उसको एक आउटपुट देगा, और वो आउटपुट आना बहुत जरूरी होता है। और क्योंकि तभी हमारा एल्गोरिदम टर्मिनेट होगा, कंप्लीट होगा और एग्जीक्यूट होने की फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से हमारे जो एल्गोरिदम हम डिजाइन करते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, जिसमें इनपुट, आउटपुट, डिफाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस, करेक्टनेस और फिजिबिलिटी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम का मतलब हो गया कि हमारा एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है, कितना परफेक्टली वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक टर्म को डिस्कस करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग द एल्गोरिथम वुड टेक टू कंप्लीट गिवन एन इनपुट ऑफ साइज एन। मतलब एक एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो वो पर्टिकुलर इनपुट प्रोवाइड करवाने के बाद कितना कितना टाइम लेता है पर्टिकुलर इनपुट को प्रोसेस करने से लेकर के पर्टिकुलर रिजल्ट जनरेट करने के लिए। तो उस चीज को अगर हम देखें, उस चीज का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से।
कॉम्प्लेक्सिटी में हम देखते हैं कि हमने एक एल्गो को n इनपुट्स प्रोवाइड करवाने होते हैं, फिर उन n इनपुट्स पर एल्गो के अंदर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं, और ऑपरेशंस अप्लाई करने के दौरान आपका जो फिर रिजल्ट आता है, उन सभी को ओवरऑल जो मेजरमेंट किया जाता है, जो जज किया जाता है बाय द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम, वो काम किया जाता है एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कॉम्प्लेक्सिटी is a rough approximation of the number of steps required to execute the algorithm। मतलब कि कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स आपके प्रोग्राम आपके एल्गो में एग्जीक्यूट की जा रही है टू जनरेट अ पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ द गिवन टास्क, वो हमारा मेजरमेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्सिटी की मदद से। सो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, अब क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लिया है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या काम आती है एज अ मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिदम, तो कह सकते हैं कि एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ द टाइम एंड मेमोरी स्पेस, दैट इज एल्गोरिदम इज सेड टू बी एफिशिएंट इफ इट टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट एंड कंज्यूम लेस मेमोरी स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एल्गो की एफिशिएंसी की मेजरमेंट लेनी है, तो उसका जो क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है, वो होता है कितना अमाउंट ऑफ टाइम एल्गो ले रहा है पर्टिकुलर स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, और उन एल्गो को जब एग्जीक्यूशन की जा रही है, तो वो एल्गो की एग्जीक्यूशन के दौरान कंप्यूटर की मेमोरी में कितना अमाउंट ऑफ स्पेस लिया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तो वो भी हमारा मेन क्राइटेरिया होता है टू जज द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, इज मेजर्ड बाय फॉलोइंग टू बेसिक प्रॉपर्टीज, दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें, तो कॉम्प्लेक्सिटी के ही दो टाइप्स हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हम यूज करते हैं टू डिसाइड द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम की अगर हम ओवरऑल बात करें, तो मतलब यही हुआ कि एल्गोरिदम हमारा जब स्टार्ट होगा अपनी टास्क को सॉल्व करना, यानी कि एग्जीक्यूशन करना, तो अगर उसमें n नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन है, तो उन n नंबर ऑफ स्टेप्स को सॉल्व करने के लिए उसको कितना अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है और कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस वो यूज कर रहा है। अब बात करते हैं कि अगर ये अमाउंट ऑफ स्पेस ज़्यादा है और अमाउंट ऑफ टाइम जो एग्जीक्यूशन का लग रहा है, अगर वो भी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट नहीं होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा एल्गोरिदम बेस्ट हो, एफिशिएंट हो, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ स्पेस वो यूज़ करेगा कंप्यूटर की मेमोरी का, और टाइम जो वो लेने वाला है एग्जीक्यूशन के लिए, वो दोनों ही क्राइटेरियाज कम होने चाहिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, तो बेसिकली ये हमारे दो तरीके से इसके टाइप्स हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। Space complexity is the measure which calculates the amount of memory space required by the algorithm during the execution of the algo। यानी कि जब आप किसी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करवाते हैं बाय मींस ऑफ अ प्रोग्राम, तो उस दौरान कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्पेस वो ले रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, उस मेजरमेंट को हम कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में बात करते हैं, तो मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में जहाँ पर कि कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, तो उस कंडीशंस में, उस एनवायरनमेंट में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाती है। और जब हम कंप्यूटर की मेमोरी में किसी भी एल्गो को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उस दौरान होता क्या है कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में एल्गोरिदम जो है वो आपका लोडेड होना जरूरी होता है। दैट मीन्स जब आप किसी भी एल्गो को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारा जो काम होगा वो बाय मीन्स ऑफ ए प्रोग्राम होगा, और उस प्रोग्राम का कंप्यूटर की मेमोरी में होना जरूरी होता है यदि हम उसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, यदि हम उसे रन करवा रहे हैं। तो रन करवाते वक्त जब कंप्यूटर के मेमोरी में हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ द एल्गोरिदम है जो कि बेसिकली उसका स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस स्पेस, यानी कि इट इज द स्पेस विच इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एग्जीक्यूटेबल वर्जन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जब आप किसी एल्गो को प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पर, रन करने पर जो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, वो फाइल भी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्पेस में सेव होती है। फिर हम बात करते हैं डेटा स्पेस। इट इज द स्पेस विच इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेरी वेरिएबल्स ऑल्सो एंड देयर वैल्यूज। यानी कि जब आप प्रोग्राम रन करते हैं
एक एल्गो का जो प्रोग्रामिंग वर्जन होता है जब आप वो रन करते हैं तो उस दौरान जो वेरिएबल्स हैं, जो कांस्टेंट हैं, उनको भी हम जब एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उनका भी मेमोरी एलोकेशन कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में होता है, तो वो डेटा स्पेस की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट स्पेस यानी कि इट इज़ द स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन नीडेड टू रिज्यूम द सस्पेंडेड फंक्शन दैट इज स्टोरिंग द एड्रेस राइट एड्रेस while a module calls another modules, यानी कि जब आप अपने एल्गो के एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करते हैं बाय मींस ऑफ ए प्रोग्राम, तो जब आप मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गो के लिए अपने प्रोग्राम में, तो एक फंक्शन को कॉल करते हैं और दूसरा रनिंग में होता है, तो रनिंग वाला जो फंक्शन है वो सस्पेंड हो जाएगा थोड़ी देर के लिए जब तक कि कॉल्ड फंक्शन अपना काम करे। तो अल्टीमेटली जब मल्टी फंक्शन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं तो एक फंक्शन रनिंग में होगा और रिमेनिंग जो भी फंक्शन है वो सारे सस्पेंडेड रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए भी हमें कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट स्पेस। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है इट इज़ द वे टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ टाइम required by the program or algorithm to execute till its completion। मतलब जब आपका एल्गोरिदम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रोग्राम बनाते हैं एक एल्गो का, तो वो प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में जब एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो स्टार्टिंग से लेकर के उसके कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन का जो टाइम है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब फ्रॉम इंस्ट्रक्शन 1 टू लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द एल्गोरिदम जितना टाइम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूशन होने के लिए लगा एक एल्गोरिदम का, वो टाइम आपका कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर किया जाता है। Time complexity is the most commonly estimated by the counting the number of elementary steps performed by any algorithm to finish the execution। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम मेजरमेंट लेते हैं, एस्टिमेट करते हैं, बेसिकली हम इस तरीके से करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो परफॉर्म किए गए हैं एक एल्गोरिदम में उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए। It's generally a good practice to try to keep the time required minimum। अब बात आती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। तो अगर हम ध्यान से सोचें या ध्यान से कंसिडर करें तो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जितना कम टाइम लगेगा उतना ही वो प्रोसेस एफिशिएंट होता है। तो इसी तरह जितना कम टाइम में हमारा एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होता है, कंप्लीट होता है, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट एल्गोरिदम। और जितना अमाउंट ऑफ स्पेस वो कम ऑक्यूपाई करता है कंप्यूटर की मेमोरी में उसे भी हम कहेंगे एफिशिएंट एल्गोरिदम। तो ये था हमारा आज का ओवरव्यू अबाउट एल्गोरिदम, इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट सेशंस में हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ अनदर टॉपिक्स। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।